मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन एक खास गहमा गहमी थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दीवाने खास अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। फारस से आए बेशकीमती रेशमी कालीन फर्श पर बिछे थे। संगमरमर के अलंकृत स्तंभों पर की गई नक्काशी सूरज की रोशनी में चमक रही थी और हवा इत्र और गुलाब जल की महक से सुगंधित थी। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के बावजूद माहौल में एक अजीब सा तनाव और चुनौती का एहसास घुला हुआ था। इस तनाव का कारण था समरकंद से आया एक विशेष दूत, मिर्जा जमान। मिर्जा जमान न केवल एक कुशल राजनयिक था, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी, ज्ञान और अहंकार के लिए भी दूर दूर तक मशहूर था। वो अपने शाह का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था, लेकिन उसका असली मकसद मुगलिया दरबार की बुद्धि और क्षमता को तौलना था। वो हर बात में, हर टिप्पणी में मुगल दरबारियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों की औपचारिक मुलाकातों और वार्ताओं के बाद आज उसकी विदाई से पहले की आखिरी महफिल थी। मिर्जा जमान ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ शहंशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी मेहमानवाजी काबिले तारीफ है। हमने आपके दरबार की बहुत प्रशंसा सुनी है, खासकर आपके नवरत्नों की, जिनकी बुद्धि के चर्चे समरकंद तक पहुंचते हैं। अकबर ने गर्व से कहा, मिर्जा, हमारे दरबारी केवल ज्ञानी ही नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ये सुनते ही मिर्जा जमान के चेहरे पर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान और गहरी हो गई। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। मेरे मन में 3 साधारण से प्रश्न हैं, या यूं कहिए 3 छोटे छोटे काम हैं। अगर आपका कोई भी दरबारी इन्हें पूरा कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि मुगलिया सल्तनत की शान केवल उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान में भी बसती है। ये एक सीधा सीधा प्रहार था, सल्तनत की इज्जत पर एक खुली चुनौती। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे दरबारियों को देखा। राजा टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और अन्य सभी के चेहरे पर चिंता और असमंजस के भाव थे। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, इसमें पूरे साम्राज्य का सम्मान दांव पर लगा था। अकबर ने अपनी गहरी, रौबदार आवाज में कहा, इजाजत है मिर्जा जमान, आप अपनी चुनौती पेश करें। मिर्जा जमान अपनी जगह से उठा और दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना पहला काम बताया। मेरा पहला काम यह है कि कोई मुझे एक कटोरा भरकर खामोशी लाकर दे। खामोशी ऐसी हो जिसे महसूस किया जा सके, जो शोर से मुक्त हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसा काम था? खामोशी या चुप्पी को कटोरे में कैसे भरा जा सकता है? वो तो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये तो सरासर असंभव था। मिर्जा जमान मुस्कुराया और अपनी दूसरी चुनौती रखी। मेरा दूसरा काम है कि मुझे एक मुट्ठी आसमान चाहिए। आसमान का एक ऐसा टुकड़ा जो मेरी मुट्ठी में समा सके। अब तो दरबारियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये दूसरी चुनौती पहली से भी ज्यादा बेतुकी और असंभव थी। आसमान को मुट्ठी में कैद करना, यह तो किसी जादूगर के बस की भी बात नहीं थी। बिना रुके उसने अपनी तीसरी और अंतिम चुनौती पेश की, जो सबसे ज्यादा पेचीदा थी। और मेरा तीसरा और आखिरी काम है कि मुझे एक ऐसी चीज लाकर दी जाए जो न तो सच हो और न ही झूठ। तीनों चुनौतियां सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये अपमान का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। मिर्जा जमान ने जानबूझकर ऐसे काम चुने थे जो भौतिक और दार्शनिक रूप से असंभव थे। उसका मकसद अकबर और उनके दरबार को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करना था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वो एक शहंशाह थे और अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानते थे। उन्होंने एक एक कर अपने सभी नवरत्नों की ओर देखा। सबके सिर झुके हुए थे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश थे कि आज बीरबल भी इस जाल में फंस गया है।
तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, के चेहरे पर न तो कोई चिंता थी और न ही कोई घबराहट। उनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो मिर्जा जमान के मन की बात पढ़ चुके हों। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, बीरबल, क्या तुम चुप रहोगे? क्या इस विदेशी दूत के सामने हमारी सल्तनत का सिर झुक जाएगा? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मिर्जा साहब के काम जितने अनोखे हैं, उन्हें पूरा करने के तरीके भी उतने ही अनोखे होने चाहिए। ये काम असंभव नहीं है, बस इन्हें देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। अगर आप मुझे 1 सप्ताह का समय दें, तो मैं वादा करता हूं कि मिर्जा जमान को उनकी तीनों चीजें लाकर दूंगा। बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर मिर्जा जमान भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह महज समय बर्बाद करने की एक तरकीब है। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी, बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। अगले कुछ दिन बीरबल दरबार से गायब रहे। वो आगरा की गलियों में घूमते, कुम्हारों से मिलते, कारीगरों से बात करते और कभी कभी घंटों यमुना किनारे बैठकर कुछ सोचते रहते। दरबार में अफवाहों का बाजार गर्म था। मुल्ला 2 प्याजा हर रोज अकबर के कान भरते, हुजूर, वो तो डरकर भाग गया, अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। आपने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था। ठीक 1 सप्ताह बाद जब दरबार फिर से लगा, तो मिर्जा जमान अपनी जीत की उम्मीद में गर्व से बैठा था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक सुंदर चांदी का कटोरा था, जिसे ऊपर से मखमल के कपड़े से कसकर बांधा गया था और मोम से सील कर दिया गया था। बीरबल सीधे मिर्जा जमान के पास गए और कटोरा उसके सामने रखते हुए बोले, मिर्जा साहब, आपकी पहली अमानत हाजिर है, एक कटोरा भरकर खामोशी। मिर्जा जमान ने हंसते हुए कहा, यह क्या मजाक है बीरबल? इस कटोरे में खामोशी कैसे हो सकती है? मैं इसे खोलकर देखना चाहूंगा। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जनाब, आप इसे बेशक खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। इस कटोरे में जो खामोशी है वो परम और शुद्ध है। ये वो खामोशी है जो सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मांड में व्याप्त थी। शोर का एक कण भी इसे भंग कर सकता है। अगर आप इसकी मौजूदगी को परखना चाहते हैं, तो आपको इसे किसी ऐसी जगह ले जाकर खोलना होगा जहां कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज न हो। यहां तक कि आपके सांस लेने की, आपकी पलकें झपकाने की या आपके दिल के धड़कने की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसे खोलते समय जरा सा भी शोर हुआ, तो ये दिव्य खामोशी तुरंत उड़ जाएगी और आपको कटोरा खाली मिलेगा। मिर्जा जमान बीरबल के तर्क में फंस गया। वो जानता था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पूर्ण शून्य ध्वनि हो। वो खुद एक जीवित प्राणी था और उसके शरीर से ही ध्वनि उत्पन्न होती थी। वो कटोरे को खोलकर बीरबल को झूठा साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि खोलने की प्रक्रिया में ही वो शर्त तोड़ देता। वो कुछ बोल न सका, बस उस सीलबंद कटोरे को घूरता रह गया। बीरबल ने चतुराई से उसे निरुत्तर कर दिया था। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली। उन्होंने उसे खोला और उसमें से एक छोटा गोल शीशे का टुकड़ा निकाला, जो एक बेहतरीन आईना था। उसे अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए बीरबल मिर्जा जमान के पास गए। मिर्जा साहब, आपकी दूसरी अमानत, एक मुट्ठी आसमान। ये कहकर बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली। उस छोटे से आईने में दरबार की छत और उसके ऊपर मौजूद नीले आसमान का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो वाकई एक मुट्ठी आसमान जैसा लग रहा था। बीरबल ने समझाया, आसमान अनंत और असीम है, उसे भौतिक रूप से पकड़ना संभव नहीं, लेकिन उसकी छवि, उसका सार, उसकी आत्मा को तो पकड़ा ही जा सकता है। ये आईना आपकी मुट्ठी में पूरे आसमान का अक्स समेटे हुए है। मिर्जा जमान एक बार फिर लाजवाब हो गया।
बीरबल के समाधान इतने सरल और इतने गहरे थे कि उन्हें काटना नामुमकिन था। उसने मन ही मन बीरबल की बुद्धिमानी को मान लिया, लेकिन उसकी आखिरी चुनौती अभी बाकी थी और उसे यकीन था कि उसे कोई हल नहीं कर सकता। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर दंग थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और गर्व के भाव थे। अब बीरबल ने अपनी तीसरी और अंतिम चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने हाथ में एक फटा पुराना मुड़ा तुड़ा कागज लिया और उसे खोलते हुए बोले, और मिर्जा साहब, ये रही आपकी तीसरी और सबसे दुर्लभ चीज। एक ऐसी बात जो न तो सच है और न ही झूठ। सबकी नजरें उस कागज पर टिक गई। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। हे आगरा के महान लोगों, सुनो। हमारे पड़ोसी राज्य रामपुर के राजा कंगाल हो गए हैं। उनके खजाने खाली हो चुके हैं और उनकी प्रजा भूखों मर रही है। इसलिए शहंशाह अकबर ने उदारता दिखाते हुए यह फैसला किया है कि वो रामपुर के राजा को अपनी बेटी शहजादी जहारा का निकाह उनसे करा देंगे और दहेज में अपनी आधी सल्तनत उन्हें सौंप देंगे। ये सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया। ये एक अविश्वसनीय और सरासर झूठी खबर थी। शहंशाह अकबर गुस्से से अपनी जगह पर खड़े हो गए। बीरबल, ये क्या बकवास है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ऐसी झूठी और अपमानजनक बात दरबार में पढ़ने की? मिर्जा जमान भी हंसने लगा। मैंने कहा था ना, आखिर में ये पागलपन पर उतर ही आया। ये तो सरासर झूठ है। बीरबल ने बड़ी शांति से पहले शहंशाह की ओर देखा, फिर मिर्जा जमान की ओर। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आप कह रहे हैं कि यह बात झूठ है और मिर्जा साहब भी इसे झूठ बता रहे हैं। हां, यह बिल्कुल झूठ है। दोनों एक साथ चिल्लाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप दोनों इसे मेरे खिलाफ एक लिखित शिकायत के रूप में दर्ज करवा दीजिए। इस कागज पर लिख दीजिए कि बीरबल ने जो कुछ भी कहा वो सरासर झूठ है और अपनी अपनी मुहर लगा दीजिए। अकबर और मिर्जा जमान एक पल के लिए रुके। उन्हें बीरबल की चाल समझ में आने लगी थी। बीरबल ने आगे समझाया, देखिए, अगर ये बात सच होती तो ये सच होती, झूठ नहीं। लेकिन आप सब कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो चलिए मान लिया कि ये झूठ है। लेकिन जिस पल आप दोनों यानी शहंशाहिंद और समरकंद के शाही दूत इस पर लिखकर ये प्रमाणित कर देंगे कि ये बात झूठ है, तो ये कागज एक सच्चा दस्तावेज बन जाएगा। एक ऐसा दस्तावेज जो ये सच बताएगा कि बीरबल ने एक झूठ बोला था। तो फिर ये झूठ कहाँ रहा? ये तो सच बन गया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। ये एक ऐसी बात है जिसे अगर आप झूठ कहें तो ये सच बनने की प्रक्रिया में आ जाती है, और अगर आप इसे सच मान ले तो ये अपने आप में ही झूठ है। ये एक ही समय में सच और झूठ के बीच की स्थिति में है। ये न तो पूरी तरह से सच है और न ही पूरी तरह से झूठ। ये वही चीज है जो आपने मांगी थी। बीरबल की इस दार्शनिक और तार्किक व्याख्या को सुनकर मिर्जा जमान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी अकड़, सारा अहंकार बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने पिघल कर बह गया। वो समझ गया कि उसने किसे चुनौती दी थी। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैं हार मानता हूं। जहांपनाह, बीरबल केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि ज्ञान के सागर है। मैंने आपके दरबार की बुद्धिमत्ता को कम आंकने की भूल की। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से फूल गया। वो अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल को गले लगा लिया और बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की इज्जत बचाई है। तुमने साबित कर दिया है कि समस्याओं का समाधान शक्ति में नहीं बल्कि सोच में होता है। असंभव केवल एक शब्द है, जब तक कि कोई उसे अपनी बुद्धि से संभव न बना दे। उस दिन के बाद मिर्जा जमान जब वापस समरकंद लौटा तो उसने अपने शाह को मुगल सल्तनत की सैन्य शक्ति के साथ साथ उनके नवरत्न बीरबल की अद्भुत और असाधारण बुद्धि के किस्से भी सुनाए, जिसने पूरी दुनिया में अकबर के न्याय और बीरबल की चतुराई के झंडे गाड़ दिए। कहानी 2,
एक दिन अकबर का मन बहुत विचलित था। उन्होंने महसूस किया कि दरबार में कुछ लोग केवल दिखावे के लिए धर्म, नैतिकता और सेवा की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत कुछ और होती है। उसी दिन जब दरबार लगा और सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, तुम तो सभी को भली भांति जानते हो, बताओ इस दरबार में सबसे बड़ा पाखंडी कौन है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी तो सहम गए। किसी को नहीं पता था कि बादशाह ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए नहीं हंसे। उन्होंने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, हुजूर, ये प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि पाखंडी वो होता है जो बाहर से कुछ और दिखता है पर अंदर से कुछ और होता है, और ऐसे लोगों को पहचानना सबसे कठिन होता है। अकबर बोले, तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। सोचो, समझो और लौटकर जवाब दो, पर याद रखना, नाम लेकर बताना होगा और कारण भी देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जो आदेश, जहांपना। अब बीरबल के सामने एक कठिन प्रश्न था। वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर सबसे बड़ा पाखंडी सचमुच दरबार में है तो उसे उजागर करना भी न्याय था। बीरबल ने गुप्त रूप से हर दरबारी की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। एक दरबारी, नाम था महेशदत्त, रोज सुबह तिलक लगाकर आता, वेदों की बातें करता और खुद को बहुत धर्मनिष्ठ बताता। लेकिन बीरबल ने देखा कि रात में वही आदमी शराब और जुए के अड्डों में बैठा होता था। दूसरा दरबारी गंगाराम गरीबों की सेवा की बातें करता था, लेकिन किसी भिखारी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। तीसरा रघुनाथ दरबार में नीति और ईमानदारी का भाषण देता था, पर बीरबल ने देखा कि वो रिश्वत लेकर फैसले पलटवा देता है। बीरबल सोच में पड़ गए, कौन है इनमें सबसे बड़ा पाखंडी? सभी में दिखावा है, मगर सबसे ज्यादा कौन? फिर एक दिन बीरबल को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उनके मन की शंका साफ कर दी। एक रात बीरबल अपने नौकर के साथ भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वे राजा के एक प्रिय दरबारी श्रीधरनाथ के घर के पास पहुंचे, जो हमेशा सबसे ऊंचे नैतिक विचारों की बात करता था। हर समय धर्म, त्याग, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था। वहां बीरबल ने देखा कि श्रीधरनाथ रात के अंधेरे में एक गरीब विधवा महिला की जमीन को बलपूर्वक हथियाने की कोशिश कर रहा था। महिला बार बार कह रही थी, महाराज, आपने ही तो कहा था कि धर्म सबसे बड़ा है, अब आप मेरी जमीन क्यों छीन रहे हैं? लेकिन श्रीधरनाथ बोला, तेरे पास कोई गवाह है? जा जहां जाना है, मैं दरबार का सबसे बड़ा धर्मज्ञ हूं, मेरा कौन कुछ बिगाड़ेगा? बीरबल ने सारी बातें सुन ली। अब उन्हें यकीन हो गया था, यही है सबसे बड़ा पाखंडी। 7 दिन पूरे हो गए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बताओ बीरबल, इस दरबार का सबसे बड़ा पाखंडी कौन है? बीरबल शांत थे। उन्होंने दरबार की ओर देखा। सभी दरबारी सांस रोककर सुन रहे थे। बीरबल बोले, हुजूर, इस दरबार में सबसे बड़ा पाखंडी है श्रीधरनाथ। पूरा दरबार सन्न रह गया। श्रीधरनाथ स्तब्ध रह गया और बोला, महाराज, ये मुझ पर बड़ा आरोप है। मैं तो हर समय धर्म की बातें करता हूं, गरीबों की सेवा करता हूं, मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों? बीरबल बोले, हुजूर, मैं प्रमाण के बिना किसी पर आरोप नहीं लगाता। 7 रातों से मैं दरबारियों की गतिविधियां देख रहा था और मैंने देखा कि श्रीधरनाथ, जो दिन में धर्म की बातें करता है, रात को गरीबों की जमीन पर जोरजबरदस्ती करता है। यही नहीं, वो लोगों को धमकाता है और कहता है कि मैं दरबारी हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? बीरबल ने 2 गवाह पेश किए, वो विधवा महिला और उसका बेटा। विधवा ने कहा, जहांपना, मैंने श्रीधरनाथ से कई बार कहा कि मेरी जमीन मत छीनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वे दरबार में मेरी कोई बात नहीं सुनने देंगे। श्रीधरनाथ अब कुछ न कह सका। अकबर बहुत क्रोधित हुए।
उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने धर्म को ढाल बनाकर अधर्म किया, वो दरबार का सबसे बड़ा दोषी है। ऐसे पाखंडी को दंड मिलना चाहिए। अकबर ने श्रीधरनाथ को तुरंत दरबार से निष्कासित कर दिया और उस विधवा महिला की जमीन उसे वापस दिलवा दी। इसके बाद अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने केवल एक पाखंडी को उजागर नहीं किया, तुमने पूरे दरबार को यह सिखाया है कि बोलने से बड़ा होता है आचरण। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, असली धर्म वही है जो किसी का भला करे, जो भीतर से भी सच्चा हो। जो केवल बात करे और आचरण में न हो, वही सबसे बड़ा पाखंडी है। सीख, धर्म, ईमानदारी, सेवा की बातें करना आसान है, लेकिन वही सच्चा है जो उन्हें जीता है, न कि बोलता है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ दिखाए, वो पाखंडी है। बीरबल ने यह सिखाया कि चतुराई का सही उपयोग तभी है जब उससे किसी झूठे चेहरे का नकाब उतरे। कहानी 3। आगरा शहर की सुबह हमेशा की तरह गुलजार थी। यमुना के घाटों पर धोबियों के कपड़ों के फटकने की आवाज, बाजारों में व्यापारियों की चहल पहल और मसालों की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। मुगल सल्तनत की राजधानी में जीवन अपनी गति से चल रहा था और इस सल्तनत के शीर्ष पर थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो अपने न्याय और विवेक के लिए जाने जाते थे। लेकिन सत्ता की चमक के नीचे अंधेरे कोने भी पनपते हैं, जहां अन्याय और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत हुई शहर के एक पुराने मोहल्ले से, जहां 2 भाई आलिम और रहीम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनके पिता, जो एक जाने माने इत्र के व्यापारी थे, का कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था। वे अपने पीछे एक अच्छी खासी जायदाद छोड़ गए थे, एक बड़ा सा मकान, इत्र का कारोबार और एक फलों का बाग। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। आलिम सीधा सादा और संतोषी स्वभाव का था। वो पिता के कारोबार को ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहता था। वही दूसरी ओर छोटा भाई रहीम लालची और धूर्त था। उसकी नजर पूरी जायदाद पर थी। पिता के गुजरने के बाद रहीम ने वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि पिता ने मरते समय अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप दी थी और वसीयत जाली है। मामला शहर के काजी इजहार उल हक के पास पहुंचा। काजी इजहार अपनी विद्वता और धार्मिक ज्ञान के लिए पूरे आगरा में मशहूर थे। वो हमेशा न्याय और उसूलों की बातें करते। उनकी दाढ़ी और सफेद लिबास उनकी ईमानदारी का प्रतीक माने जाते थे। लोग उनकी कसम खाते थे। आलिम को पूरा विश्वास था कि काजी साहब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लेकिन आलिम ये नहीं जानता था कि काजी की सफेद दाढ़ी के पीछे एक काला दिल छिपा था, जो सोने की चमक देखकर पिघल जाता था। रहीम ने काजी से गुप्त मुलाकात की और सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली उनके सामने रख दी। 1000 सोने की अशर्फियां। काजी इजहार की आंखों में एक पल के लिए लालच की चमक उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने पवित्रता का ढोंग करते हुए कहा, रहीम, तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह के दरबार में इसका क्या जवाब दोगे? रहीम चालाक था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, ये रिश्वत नहीं, आपकी नजर है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप सच्चाई को पहचाने। मेरा भाई भोला है, उसे किसी ने बहका दिया है। ये जायदाद मेरी है और ये नजर आपकी विद्वता और न्याय के सम्मान में है। काजी ने कुछ देर सोचा, फिर ठंडी सांस भरकर कहा, ठीक है, अल्लाह सब देखता है, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। थैली वही पड़ी रही और रहीम मुस्कुराता हुआ लौट गया। अगले दिन जब अदालत लगी, काजी इजहार उल हक ने दोनों भाइयों की दलीलें सुनी। आलिम ने कांपते हाथों से असली वसीयत पेश की, जिस पर उसके पिता के दस्तखत और 2 गवाहों के निशान थे। रहीम ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि ये वसीयत उसके भाई ने लालच में आकर खुद बनवाई है। काजी ने वसीयत को गौर से देखने का नाटक किया।
फिर उन्होंने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए गंभीरता से कहा, "यह वसीयत सरासर जाली है। इस पर लगे दस्तखत असली नहीं लगते। गवाह भी भरोसे के काबिल नहीं है।" उन्होंने रहीम के पक्ष में फैसला सुना दिया। आलिम को न केवल अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया गया, बल्कि उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगा दिया गया। आलिम पर मानो आसमान टूट पड़ा। वो चीखता रहा, अपनी ईमानदारी की दुहाई देता रहा, लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह गई। उसे घर से निकाल दिया गया। वो रातों रात अमीर से फकीर हो गया। उसके पास न घर था, न पैसा। कुछ दिन उसने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां गुजारे, लेकिन जल्द ही सबने मुंह फेर लिया। निराश और हताश आलिम ने आखिरी उम्मीद के तौर पर शहंशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाने का फैसला किया। कई दिनों की मशक्कत के बाद उसे दीवान आम में अपनी फरियाद सुनाने का मौका मिला। फटे पुराने कपड़ों में भूखा और कमजोर आलिम शहंशाह के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने अपनी पूरी कहानी अकबर को सुनाई, कैसे उसके भाई ने उसे धोखा दिया और कैसे शहर के सबसे सम्मानित काजी ने सोने की चमक के आगे अपने ईमान को बेच दिया। शहंशाह अकबर को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वो एक न्यायप्रिय शासक थे और अपनी प्रजा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन काजी इजहारुल हक पर इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो सल्तनत के एक ऊंचे ओहदे पर था और उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी। बिना ठोस सबूत के उस पर कार्रवाई करना मुश्किल था। अकबर ने आलिम को आश्वासन दिया कि उसके साथ न्याय होगा और उसे शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया। शाम को जब दीवान-ए-खास में चुनिंदा दरबारी मौजूद थे, अकबर ने यह मामला अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक खास तरह की चमक थी, जो किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले दिखाई देती थी। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, "बीरबल, हम क्या करें? आलिम की बातों में सच्चाई लगती है, लेकिन काजी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हम सीधे उससे पूछताछ करेंगे, तो वो अपनी चालाकी से साफ बच निकलेगा।" बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, "जहांपनाह, चिंता न करें। कभी कभी सच दस्तावेजों में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में छिपा होता है, और लालची इंसान का किरदार ज्यादा देर तक पर्दे में नहीं रह सकता। हमें बस सही पर्दा उठाने की जरूरत है।" "लेकिन कैसे, बीरबल?" अकबर ने पूछा। "इसके लिए हमें खुद एक नाटक रचना होगा।" जहांपनाह, बीरबल ने अपनी योजना बताते हुए कहा, "हमें काजी के लालच को उसी के खिलाफ हथियार बनाना होगा। हमें उसे एक ऐसा चारा डालना होगा जिसे वो नजरअंदाज न कर सके।" बीरबल की योजना के अनुसार अगले दिन आगरा के बाजारों में ये खबर फैल गई कि फारस से 2 अमीर सौदागर आए हैं। एक का नाम था सुलेमान और दूसरे का फरीद। वे अपने साथ बेशकीमती हीरे जवाहरात और मलमल के थान लेकर आए थे। ये खबर काजी इजहारुल हक के कानों तक भी पहुंची। शाम के वक्त 2 अजनबी काजी के आलीशान घर पहुंचे। ये कोई और नहीं, बल्कि भेष बदले हुए शहंशाह अकबर और बीरबल थे। अकबर एक अमीर रौबदार फारसी सौदागर सुलेमान बने थे और बीरबल उनके मुंशी फरीद के रूप में साथ थे। काजी ने उनका भव्य स्वागत किया। उसे लगा कि ये अमीर सौदागर शायद उससे कोई व्यापारिक सलाह लेने या कोई दान देने आए होंगे। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद बीरबल फरीद के भेष में ने धीरे से मुद्दे की बात छेड़ी। "काजी साहब, हम एक बड़ी उलझन में हैं और सुना है कि आगरा में आपसे बड़ा कोई न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है।" काजी ने गर्व से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, "कहिए, क्या बात है? अल्लाह ने हमें जो भी थोड़ी बहुत समझ दी है, उससे आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।" बीरबल ने एक कहानी गढ़ी। "हुजूर, मैं और मेरे मालिक सौदागर सुलेमान एक साथ कारोबार करते हैं। हम फारस से एक संदूक लेकर आए हैं, जिसमें हमारी जिंदगी भर की कमाई
यानी बेशकीमती हीरे जवाहरात है। अब आगरा आकर मेरे मालिक की नीयत खराब हो गई है। वो कहते हैं कि सारा माल उनका है और मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, जबकि आधा हिस्सा मेरा है। अकबर सुलेमान के भेष में ने तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए कहा, झूठ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये मेरा नौकर है। मैंने इसे अपनी दया से कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन अब इसकी बदतमीजी देखकर मैं इसे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। दोनों में झूठी बहस शुरू हो गई। काजी उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। हीरे जवाहरातों का मामला था, यानी इसमें मोटी कमाई हो सकती थी। काजी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, शांत हो जाइए। आप दोनों की बातें मैंने सुनी। न्याय तो होकर रहेगा, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए होंगे। क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? बीरबल ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, हम तो भरोसे पर कारोबार करते थे। कोई कागजात नहीं है। अब आप ही हमारा सहारा है। फिर वो थोड़ा काजी के करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, काजी साहब, आप बस मेरे हक में फैसला सुना दीजिए। संदूक में जितने भी जवाहरात हैं, उनका 20% हिस्सा मैं चुपचाप आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। 20%? काजी के कान खड़े हो गए। उसने अंदाजा लगाया कि ये रकम हजारों लाखों अशरफियों के बराबर होगी। उसके दिल में लालच का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने डांटने का नाटक करते हुए कहा, छे छे, कैसी बातें करते हो फरीद? तुम मुझे रिश्वत देने की जुर्रत कर रहे हो? मैं अल्लाह से डरता हूं। अब अकबर ने अपना दाव चला। वो भी काजी के पास जाकर बोला, काजी साहब, इस नमकहराम की बातों में मत आइए। आप मेरे पक्ष में फैसला दीजिए। मैं आपको 30% हिस्सा दूंगा और ऊपर से फारस के बेहतरीन कालीन भी तोहफे में दूंगा। अब काजी की हालत खराब हो गई। एक तरफ 20, दूसरी तरफ 30%। उसका लालच चरम पर था। उसने सोचा कि जो ज्यादा देगा, फैसला उसी के हक में होगा। उसने सुलेमान, अकबर की तरफ देखकर कहा, सौदागर सुलेमान, तुम्हारी बातों में वजन लगता है, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम लोग कल सुबह अदालत में आना, मैं वही फैसला सुनाऊंगा। फिर उसने धीरे से अकबर के कान में कहा, लेकिन सौदागर, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कैसे हो? फैसला सुनाने से पहले मुझे कुछ बयाना तो मिलना चाहिए। यह सुनकर बीरबल और अकबर मन ही मन मुस्कुराए। मछली कांटे में फंस चुकी थी। अकबर ने कहा, जरूर काजी साहब, आप हुक्म कीजिए। काजी ने चारों तरफ देखकर कहा, देखो, मैं सीधा सीधा कुछ नहीं ले सकता। मेरी इज्जत का सवाल है। एक काम करो, मेरे घर में एक पुराना खोखला आसा यानी लाठी है। ये मेरे पुरखों की निशानी है। तुम लोग कल अदालत में आते समय उस आसा में सोने की 500 अशरफिया भरकर ले आना। जब मैं फैसला सुनाऊंगा तो तुम वह आसा मुझे तोहफे के तौर पर सबके सामने भेंट कर देना। कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। जो हुक्म काजी साहब, कहकर दोनों वहां से चले आए। महल वापस आकर अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान थे। वाह बीरबल, तुमने तो काजी को उसी के जाल में फंसा दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी तो खेल शुरू हुआ है। असली पर्दाफाश तो कल भरी अदालत में होगा। अगली सुबह शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी, मंत्री और अमीर अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। काजी इजहारुल हक भी अपने ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। वो बेसब्री से फारसी सौदागरों का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने पहले आलिम और रहीम के मामले को दोबारा पेश करने की इजाजत मांगी। अकबर ने इजाजत दे दी। काजी ने फिर से वही पुराना राग अलापा। इस मामले में फैसला हो चुका है। वसीयत जाली है और जायदाद रहीम की है। आलिम बेचारा सिर झुकाए खड़ा था। तभी दरबार में सौदागर सुलेमान और मुंशी फरीद, अकबर और बीरबल दाखिल हुए।
उनके हाथ में वही पुराना नक्काशीदार आसा था। उन्हें देखते ही काजी का चेहरा खिल गया। उसने सोचा कि उसका बयाना आ गया है। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, हम आपके न्याय के कायल हो गए। आपने हमारी उलझन सुलझाने का वादा किया है। हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। यह आपके पुरखों का आसा है, इसे कबूल फरमाएं। काजी ने बड़ी अदा से हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अरे, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो हमारा फर्ज है। जैसे ही काजी ने आसा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बीरबल अचानक जोर से चिल्लाए, ठहरिए जहांपनाह, 1 मिनट। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। उन्हें उनके असली रूप में देखकर सबके होश उड़ गए, खासकर काजी इजहारुल हक के। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और हाथ हवा में ही कांपने लगे। बीरबल ने शहंशाह अकबर की तरफ झुककर कहा, जहांपनाह, इस काजी की ईमानदारी देखिए। ये इतने उसूलों के पक्के हैं कि अपने पुरखों की निशानी को भी छूने से इनकार कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि इस खोखले आसा के अंदर क्या छिपा है। अकबर ने गरजती हुई आवाज में कहा, काजी इजहारुल हक, क्या यह सच है? काजी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो पत्थर की मूरत बन गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर काजी के हाथ से वो आसा ले लिया और उसे जमीन पर जोर से पटका। खटाक की आवाज के साथ आसा टूट गया और उसमें से सोने की अशर्फिया फर्श पर बिखर गई। पूरा दरबार हैरान था। सब कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने एक अशर्फी उठाते हुए कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये इस काजी के बेईमान होने का सबूत है। ये वही 500 अशर्फिया है जो इसने फारसी सौदागरों के मामले में उनके हक में फैसला सुनाने के लिए बतौर बयाना मांगी थी। फिर बीरबल ने रहीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जहांपनाह, इस काजी का यह पहला कारनामा नहीं है। इसने इस बेचारे आलिम का हक छीनने के लिए रहीम से भी 1000 सोने की अशर्फियों की रिश्वत ली थी। हमारे पास इस बात का भी सबूत है। रहीम ये सब देखकर थर-थर कांप रहा था। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। वो फौरन शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने काजी को रिश्वत देकर अपने भाई के खिलाफ झूठा फैसला लिखवाया था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। काजी इजहारुल हक का पर्दाफाश हो चुका था। उसकी बरसों की बनाई इज्जत, उसकी ईमानदारी का नकाब एक ही पल में तार-तार हो गया था। वो सिर झुकाए अपमान और डर से कांप रहा था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने सिंहासन से उठे और बोले, काजी इजहारुल हक, हमने तुम्हें न्याय की कुर्सी पर इसलिए बिठाया था ताकि तुम गरीबों और मजलूमों की मदद करो, लेकिन तुमने तो न्याय का ही सौदा कर लिया। तुमने न सिर्फ अपने पद का बल्कि अल्लाह के नाम का भी अपमान किया है। तुम्हारी जगह इस दरबार में नहीं बल्कि काल कोठरी में है। अकबर ने हुक्म दिया कि काजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। रहीम को भी रिश्वत देने के जुर्म में सजा दी गई, लेकिन उसके गुनाह कबूल करने के कारण उसकी सजा कुछ कम कर दी गई। आलिम को उसकी सारी जायदाद वापस मिल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शहंशाह अकबर और बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक से बड़ी कोई तलवार नहीं। तुमने न केवल एक बेईमान को सजा दिलाई बल्कि न्याय पर लोगों के भरोसे को टूटने से भी बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये तो आपका प्रताप है। आपने मुझे मौका दिया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। जब तक सल्तनत में आप जैसा न्यायप्रिय बादशाह और सच के लिए लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक कोई भी बेईमान काजी या भ्रष्ट अधिकारी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। ये कहानी पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई।
लोगों को ये सबक मिला कि सच्चाई और ईमानदारी की राह भले ही मुश्किल हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। और बेईमानी का नकाब चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, एक न एक दिन उतर ही जाता है। कहानी 4। एक दिन दरबार में 4 पंडित आए। सफेद वस्त्र, तिलक, भारी पोथी और आत्मविश्वास से भरी वाणी। चारों का दावा था कि वे बेहद विद्वान हैं और उनके पास ऐसे ऐसे ज्ञान है जो इस धरती पर किसी के पास नहीं। उनमें से एक पंडित ने गर्व से कहा, हम चारों अलग अलग विद्याओं के ज्ञाता हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वेद पुराण और हस्तरेखा। किसी से भी हमारी तुलना मत कीजिए, क्योंकि हम स्वयं प्रमाण हैं। बादशाह अकबर थोड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तो आप सभी में सबसे बड़ा कौन है? पंडित बोले, हम सब बराबर हैं, लेकिन किसी को संदेह हो तो परीक्षा ले ले। अकबर मुस्कुराए और बोले, दरबार में सबसे चतुर बीरबल है। अगर आप बीरबल की परीक्षा में खरे उतरें, तभी हम मानेंगे कि आप सच्चे पंडित हैं। चारों पंडितों के चेहरे थोड़ा मुरझा गए, लेकिन दिखावा जारी रहा। हमें मंजूर है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इन चारों पंडितों की परीक्षा लो और पता लगाओ कि इनका ज्ञान कितना गहरा है। लेकिन ध्यान रहे, अपमान नहीं होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, पंडितों को अपमानित नहीं करूंगा, पर सत्य का पर्दाफाश जरूर करूंगा। बीरबल अगले दिन बिना किसी सवाल जवाब के चारों पंडितों को अपने घर भोज पर आमंत्रित करते हैं। आप जैसे विद्वानों का चरण स्पर्श करना सौभाग्य होगा। ये कहकर बीरबल ने उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। चारों पंडित इस सम्मान से बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचा, हम तो बस नाम का ढोंग करते हैं। बीरबल भी हमारी चतुराई को नहीं पहचान पाएंगे। रात को बीरबल के घर पहुंचते ही चारों पंडित अलग अलग कमरों में बैठा दिए गए। बीरबल ने प्रत्येक के पास एक नौकर भेजा, जो अलग अलग भूमिका निभा रहा था। हर नौकर को बीरबल ने एक ही आदेश दिया था, इनसे बातों बातों में ये पूछना कि उनके विषय में उन्हें सबसे कठिन प्रश्न क्या लगता है, और फिर वही प्रश्न अगले दिन दरबार में मैं पूछूंगा। नौकरों ने पंडितों से मीठी मीठी बातें करते हुए वो सबसे कठिन प्रश्न बड़ी चतुराई से पूछ लिया। अब बीरबल के पास चारों पंडितों की सबसे कमजोर कड़ी, उनका अज्ञान, सामने था। अगले दिन दरबार में विशेष व्यवस्था की गई। चारों पंडित फिर से अपने ग्रंथ और आभूषणों से सजे थे। अकबर ने सबके सामने कहा, आज बीरबल की परीक्षा है। जो इन चारों पंडितों की सच्चाई जान लेगा। बीरबल पहले पंडित की ओर बढ़े। वो ज्योतिष का दावा करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, आप तो ग्रहों के ज्ञाता हैं। बताइए, राहु और केतु का निर्माण कैसे हुआ था, और इनके पास कोई भौतिक शरीर क्यों नहीं होता? पंडित घबरा गया। बोला, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, इसके लिए जम पत्रिका देखनी पड़ेगी। बीरबल बोले, अरे नहीं, आप तो जम पत्रिका के बिना भी सब जान लेते हैं। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। दूसरे पंडित की ओर बढ़ते हुए बीरबल ने पूछा, आप तंत्र मंत्र के जानकार हैं, बताइए, कर्ण चक्र साधना में किस देवता की आराधना होती है और क्यों? दूसरे पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, ये तो बहुत गुप्त विद्या है, इसे दरबार में नहीं बताया जा सकता। बीरबल बोले, परंतु आप तो कह रहे थे कि आपका ज्ञान सर्वोपरि है। तीसरे और चौथे पंडित से भी उन्होंने उसी तरह के कठिन प्रश्न पूछे, जो उनके ही मुंह से निकले थे पिछली रात। अब चारों पंडित एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे फंस गए हों। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, ये चारों पंडित अलग अलग विषयों के ज्ञानी नहीं, बल्कि एक ही झूठ के 4 रूप हैं। ये लोग गांव गांव घूमकर धन बटोरते हैं। इनके पास न तो विद्या है, न शास्त्र का ज्ञान, सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने बताया, मैंने इन्हें अलग अलग कमरे में बैठाया और अपने नौकरों को मित्र बनाकर भेजा। इनसे पूछा कि किस विषय में उन्हें सबसे कठिनाई होती है। फिर वही सवाल दरबार में पूछा
और जवाब किसी के पास नहीं था। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना अपमान के इनका झूठ भी पकड़ लिया और दरबार की गरिमा भी बनाए रखी। चारों पंडित अब सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने उन्हें देखते हुए कहा, अगर सच में ज्ञान चाहिए तो ईमानदारी से अध्ययन कीजिए, वरना आज नहीं कल जनता खुद आपका झूठ पकड़ लेगी। अकबर ने चारों पंडितों को आदेश दिया कि वे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और राजधानी छोड़े। तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, पर अगली बार तुम्हारी जगह सीधी जेल होगी। पंडितों ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चले गए। बीरबल की चतुराई से दरबार फिर से गूंज उठा प्रशंसा से। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी यही विशेषता है बीरबल, तुम बिना तलवार उठाए युद्ध जीत लेते हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर सत्य साथ हो तो कोई युद्ध कठिन नहीं लगता। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ चाहे कितनी ही अच्छी पोशाक पहन ले, पर सत्य की आंखों से बच नहीं सकता। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चतुराई, संयम और समझदारी से सबसे गहरा झूठ भी सामने लाया जा सकता है, बिना किसी का अपमान किए। राजधानी से निकाले जाने के कुछ ही दिन बाद वो चारों पंडित पास के नगर में एक मंदिर के पीछे ठहरे थे। हार और अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा पंडित बोला, बीरबल ने हमें दरबार से नहीं निकाला, हमारी आत्मा से सम्मान छीन लिया है, ये बदला तो लेना होगा। दूसरे ने कहा, इस बार हम उसे बुद्धि से नहीं हराएंगे, बल्कि ऐसी चाल चलेंगे कि वो खुद ही राजा के सामने अपराधी साबित हो जाए। योजना बनी। उन्होंने राजधानी लौटकर वेश बदल लिया। कोई भिक्षुक बना, कोई व्यापारी, कोई साधु और एक नगरवधु के सेवक के रूप में। अब उनका उद्देश्य था बीरबल को जनता और बादशाह की नजरों में गिरा देना। कुछ दिन बाद राजधानी में खबर फैली, राजमहल की तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि चोरी में शक बीरबल पर जा रहा है। बीरबल स्तब्ध रह गए। अकबर ने उन्हें बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुम हीरा अपने पास लाए थे मूल्य जांच के लिए? बीरबल बोले, जी, लेकिन मैंने उसे राजकोष में वापस रखवा दिया था। तभी चारों गवाह पेश हुए। एक नगरवधु का सेवक बोला, मैंने खुद बीरबल को रात के अंधेरे में महल से निकलते देखा था। भिक्षुक बोला, मेरे पास आया था, बोला, भीख नहीं, हीरा दे रहा हूं, संभाल कर रखना। तीसरा गवाह, हीरे जैसी चीज मेरी दुकान से किसी ने खरीदी ही नहीं, पर बीरबल ने वही दिखाया था। चौथा बोला, मैंने खुद देखा बीरबल को तिजोरी खोलते हुए। अकबर अब असमंजस में थे। सारे गवाह अलग अलग वर्गों के थे, पर सब एक जैसी बात कर रहे थे। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद पर मुकदमा चलाना चाहता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम खुद को ही दोषी सिद्ध करना चाहते हो? बीरबल बोले, जी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। इन चारों गवाहों को मैं अपने अनुसार प्रश्न पूछ सकूं, पर सार्वजनिक रूप से नहीं, अलग अलग स्थानों पर। अकबर ने शर्त मान ली। बीरबल ने चारों को अलग अलग समय पर दरबार के अलग अलग हिस्सों में बुलवाया और एक एक कर सवाल पूछने लगे। पहले से ही उन्होंने 4 अलग अलग लोगों को उन गवाहों के पीछे भेजा था, ताकि उनकी बातें रिकॉर्ड की जा सकें। बीरबल ने पहले गवाह से पूछा, तुमने मुझे किस दिन तिजोरी से हीरा निकालते देखा था? गुरुवार रात। दूसरे से पूछा, तुमसे मैंने कब हीरा छिपा कर रखा? बुधवार दोपहर। तीसरा बोला, मैंने बीरबल को मंगलवार को बाजार में देखा था। चौथा बोला, शनिवार की सुबह तिजोरी खुली थी। अब ये चारों अलग अलग दिन बता रहे थे और यही सबूत था। बीरबल ने दरबार में सबके बयान रखे। जहां पनाह, चोरी एक दिन हुई थी, लेकिन ये चारों अलग अलग दिन गिना रहे हैं। क्या एक ही चोरी 4 दिन में हो सकती है? अकबर ने गंभीर होकर पूछा।
तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि ये चारों मिलकर काम कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि ये चारों वही 4 पंडित हैं जिन्हें मैंने हाल ही में बेनकाब किया था। इन्होंने वेश बदला है, पर इनकी भाषा, चाल और दिमाग वही है। बीरबल ने दरबार में चारों की असली पहचान उजागर कर दी और वो सब सामने आ गए। चारों पंडितों को अब बोलने की कोई जगह नहीं बची थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सबक हम सब के लिए है। झूठ कभी अकेला नहीं आता, वो गवाह लेकर आता है। लेकिन सच्चाई को गवाहों की जरूरत नहीं होती, वो खुद चमकती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी बुद्धि पर अब और विश्वास बढ़ गया है, बीरबल। बीरबल बोले, झूठ चाहे पंडित बन जाए, भिक्षुक बन जाए, व्यापारी या गवाह, वो झूठ ही रहता है और अंततः सत्य उसे बेनकाब कर ही देता है। चारों पंडितों को आजीवन राजधानी से निष्कासित कर दिया गया। सीख, कभी कभी सच्चाई की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन जो शांत रहते हैं, विवेक से काम लेते हैं, वही जीतते हैं। झूठ चाहे कितनी भी गवाही ले आए, तथ्य कभी नहीं झूठ बोलते। बीरबल की ये कहानी सिखाती है कि सच्चे इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने का पूरा हक है, और जब वो करता है तो दुनिया झुकती है। कहानी 5। आगरा की उस दोपहर में सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दीवान खास का माहौल बाहर की गर्मी से कहीं ज्यादा गर्म था। संगमरमर के अलंकृत स्तंभों और फारसी कालीनों से सजे उस भव्य कक्ष में सल्तनत के सबसे चुनिंदा और शक्तिशाली लोग मौजूद थे। लेकिन हवा में मैत्री से अधिक प्रतिस्पर्धा और षड्यंत्र की गंध तैर रही थी। मुद्दा एक साधारण बहस से शुरू हुआ था। तानसेन ने अपनी नई धुन पर चर्चा छेड़ी थी। राजा टोडरमल सल्तनत के राजस्व के नए आंकड़ों पर बात कर रहे थे, और तभी मुल्ला दो प्याजा ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में टिप्पणी की, हुजूर, इस दरबार की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। ये एक छोटा सा तीर था, लेकिन उसने कई दिलों को बेध दिया। दरबारियों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लग गई। कोई अपनी सैन्य जीतों का बखान करने लगा, तो कोई अपनी प्रशासनिक कुशलता का। काजी उल कुजात, मुख्य न्यायाधीश, अपनी न्यायप्रियता के किस्से सुनाने लगे, तो हकीम साहब अपनी चिकित्सा की चमत्कारी शक्तियों का। माहौल में एक अजीब सा तनाव और अहंकार घुल गया था। शहंशाह अकबर ये सब खामोशी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच थी। वो अपने दरबारियों की इस आपसी खींचतान और अहंकार से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि हर कोई उनकी नजरों में ऊपर उठने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है, भले ही इसके लिए दूसरों को कमतर दिखाना पड़े। अचानक अकबर ने अपने हाथ से एक इशारा किया और पूरा दरबार शांत हो गया। एक भारी खामोशी छा गई, जिसे केवल फव्वारों के पानी की धीमी आवाज तोड़ रही थी। हमें आप सबकी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, शहंशाह ने एक गहरी और रौबदार आवाज में कहा, जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। आप सब अपनी अपनी जगह नवरत्न हैं, लेकिन आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इस सल्तनत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दे। सबकी सांसें थम गई। बीरबल, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे, के कान भी खड़े हो गए। वो जानते थे कि जब भी जहांपनाह इस तरह की भूमिका बांधते हैं, तो कोई न कोई टेढ़ी खीर ही परोसी जाती है। अकबर ने अपनी नजरें एक एक कर सभी दरबारियों पर दौड़ाई और फिर बोले, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी राजधानी आगरा में ठीक ठीक कितने लोग बुद्धिमान हैं और कितने मूर्ख हैं। हमें एक सटीक गिनती चाहिए। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक असंभव पहेली थी। बुद्धि और मूर्खता को कोई कैसे तौल सकता था? इसका पैमाना क्या था? किसी की नजर में जो बुद्धिमान था, वो दूसरे की नजर में मूर्ख हो सकता था। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, तुरंत बोले, जहांपनाह, ये तो बड़ा ही सरल कार्य है।
जो लोग आपकी हुकूमत को मानते हैं और आपके हर फैसले की सराहना करते हैं, वे सब बुद्धिमान हैं, और जो आपकी शान में गुस्ताखी करने की सोचते भी हैं, वे सब मूर्ख हैं। अकबर मुस्कुराए। मुल्ला जी, आपकी चापलूसी काबिले तारीफ है, लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमें अनुमान नहीं, गिनती चाहिए। अब मुख्य काजी आगे आए। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, आलम पनाह, इसका जवाब हमारे पवित्र ग्रंथों में है। जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज अदा करता है, रोजे रखता है और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलता है, वो बुद्धिमान है। बाकी सब नादान और मूर्ख हैं। अगर हुक्म हो तो हम शहर के सभी इमामों की मदद से ऐसे लोगों की गिनती करवा सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। काजी साहब, आपका सम्मान है, लेकिन हमारी प्रजा में हर धर्म के लोग हैं। बुद्धि किसी एक मजहब की जागीर नहीं होती। ये पैमाना भी अधूरा है। एक एक कर कई दरबारियों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। किसी ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं वे बुद्धिमान हैं और जो अनपढ़ हैं वे मूर्ख। किसी ने कहा कि जो अमीर हैं वे बुद्धिमान हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अक्ल से दौलत कमाई है, और जो गरीब है वे मूर्ख हैं। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। हर तर्क में कोई न कोई खामी थी। जब सब हार मान चुके तो अकबर की निगाहें बीरबल पर जाकर टिकी, जो अब तक शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस पहेली का कोई हल नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, सवाल जितना गहरा है उसका जवाब ढूंढने में उतना ही वक्त और संसाधन लगेंगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो महल में बैठे बैठे हो जाए। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा। देखो, अब बीरबल बहाने बना रहा है। असल में इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखे बिना कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे 1 महीने का समय और सल्तनत के खजाने से 10,000 सोने की अशर्फिया दे, तो मैं वादा करता हूं कि आपको आगरा के बुद्धिमानों और मूर्खों की एक सटीक सूची सौंप दूंगा। 10,000 अशर्फिया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो दिन दहाड़े डकैती है। एक दरबारी फुसफुसाया, ये जरूर इन पैसों को लेकर भाग जाएगा। दूसरे ने कहा। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उनमें चुनौती और आत्मविश्वास का एक अनूठा संगम था। अकबर को अपने सबसे प्रिय सलाहकार पर पूरा भरोसा था। उन्होंने वित्त मंत्री को हुक्म दिया, बीरबल को 10,000 अशर्फिया तुरंत दे दी जाए। बीरबल, तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने बाद इसी दीवान खास में हमें वो सूची चाहिए। बीरबल ने अशर्फियों की थैली ली और दरबार से विदा हो गए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल का कहीं अतापता नहीं चला। दरबारियों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल पैसे लेकर भाग गया है और अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अकबर भी मन ही मन थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा बनाए रखा। उधर बीरबल ने उन पैसों का इस्तेमाल अपनी अनोखी खोजबीन के लिए शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना भेष बदला और एक आम नागरिक की तरह आगरा की गलियों, बाजारों, सरायों और चौपालों पर वक्त गुजारने लगे। वो कोई सर्वे या पूछताछ नहीं कर रहे थे। वो बस लोगों को देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और उनके व्यवहार को समझ रहे थे। अपने साथ वो हमेशा एक छोटी सी डायरी और कलम रखते थे। एक दिन वो बाजार में बैठे थे जब उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए है और खुद एक खच्चर पर सवार है। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, भाई, तुम ये गट्ठर खच्चर पर क्यों नहीं रख देते? तुम्हारा और जानवर दोनों का बोझ हल्का हो जाएगा। उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जनाब, ये खच्चर पहले ही मेरा बोझ उठाकर थक गया है। अगर मैं लकड़ियों का बोझ भी इस पर लाद दूंगा तो ये बेचारा मर ही जाएगा। इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए मैंने लकड़ियां अपने सिर पर रख ली है। बीरबल मुस्कुराए, अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट कर लिया। एक और मौके पर देर रात को बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क की लालटेन के ठीक नीचे कुछ ढूंढ रहा था। उसका चेहरा परेशानी से भरा था।
बीरबल ने पूछा, क्या खो गया है भाईजान? मेरी अंगूठी गिर गई, उस आदमी ने जवाब दिया। कहाँ गिरी थी? बीरबल ने पूछा। आदमी ने एक अंधेरी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो उस गली में थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं यहां रोशनी में ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी डायरी में फिर कुछ लिख लिया। इस एक महीने में बीरबल ने ऐसे सैकड़ों किस्से जमा किए। उन्होंने एक अमीर सेठ को देखा जो फटे कपड़े पहनता था और भूखा रहता था ताकि वह और पैसे बचा सके। उन्होंने एक ऐसे विद्वान को देखा जो अपनी विद्वता के अहंकार में किसी की सुनता ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसे सैनिक को देखा जो बिना सोचे समझे अपने अफसर के हर गलत हुक्म को भी मान लेता था। वो हर किसी का नाम, पता और उसके व्यवहार का संक्षिप्त विवरण अपनी डायरी में लिखते जा रहे थे। एक महीना पूरा हुआ। दरबार फिर से सजा। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल खाली हाथ आएगा और आज उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके पीछे दो सेवक थे जिन्होंने दो बड़ी बड़ी मोटे जिल्द वाली किताबें उठाई हुई थी। किताबें इतनी भारी थी कि उन्हें उठाने में सेवकों को पसीना आ रहा था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आगरा के बुद्धिमानों और मूर्खों की सूची तैयार करके ले आया हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो दिखाओ बीरबल, हम भी तो देखें तुम्हारी मेहनत का नतीजा। बीरबल ने पहली किताब उठाई जो दूसरी के मुकाबले काफी पतली थी। उसका कवर मखमल का था और उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, बुद्धिमान लोगों की सूची। दरबारियों ने अपनी गर्दनें उचका ली। हर कोई ये देखने को बेताब था कि उस सूची में किसका नाम है। बीरबल ने किताब खोली। पूरा दरबार खामोश था। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। इस सूची में पहला और एकमात्र नाम है। वो एक पल के लिए रुके और फिर बोले, बीरबल का। ये सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। ये क्या बकवास है? मुल्ला दो प्याजा चीखे। इसने 10,000 अशरफिया सिर्फ अपना नाम लिखने के लिए ली थी। ये तो धोखा है, जहां पनाह। इसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। बीरबल, इसका क्या मतलब है? क्या पूरे आगरा में सिर्फ तुम ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पूरी बात सुने बिना किसी नतीजे पर पहुंचना भी मूर्खता की एक निशानी है। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दे। फिर बीरबल ने दूसरी किताब उठाई जो बहुत ज्यादा मोटी और भारी थी। उसके काले चमड़े के कवर पर चांदी से लिखा था, मूर्खों की सूची। और ये है मूर्खों की सूची, बीरबल ने कहा। उन्होंने किताब का पहला पन्ना खोला और अपनी गंभीर आवाज में पढ़ना शुरू किया। इस सूची में सबसे पहला नाम है शहंशाहिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब तो दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। गार्डों ने अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रख लिया। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी अंदर से खुश थे, लेकिन बाहर से उन्होंने सदमे और गुस्से का नाटक किया। गुस्ताखी, इसने शहंशाह की तौहीन की है, इसे गिरफ्तार किया जाए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत! तुमने हमें मूर्ख कहा, इसका अंजाम जानते हो? बीरबल जरा भी नहीं घबराए। वो शांत भाव से खड़े रहे और बोले, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसा सवाल नहीं पूछता जिसका कोई व्यावहारिक और निश्चित उत्तर न हो। आपने मुझसे एक ऐसा काम करने को कहा जो असंभव था, जो समय और धन की बर्बादी थी। ऐसा कार्य सौंपने वाला व्यक्ति, चाहे वो शहंशाह ही क्यों न हो, उस क्षण में मूर्खता का ही परिचय देता है। इसीलिए
इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। अकबर निशब्द रह गए। बीरबल की बात में तर्क था, एक कड़वा और साहसी तर्क। बीरबल ने आगे कहा, और जहां तक बुद्धिमानों की सूची में मेरे नाम की बात है, तो जहांपनाह, इस पूरी सल्तनत में केवल एक मैं ही था जिसने इस मूर्खतापूर्ण सवाल का एक तार्किक और संतोषजनक जवाब ढूंढ निकाला। जो व्यक्ति एक असंभव पहेली को भी अपनी बुद्धि से हल कर दे, वो बुद्धिमान कहलाने का हकदार है। इसीलिए उस सूची में केवल मेरा नाम है। दरबार में अब भी खामोशी थी, लेकिन अब ये गुस्से की नहीं, बल्कि आश्चर्य की खामोशी थी। बीरबल ने मूर्खों वाली मोटी किताब को हवा में लहराते हुए कहा, और इस किताब में बाकी दरबारियों समेत आगरा के उन सभी लोगों के नाम हैं जिनका मैंने पिछले एक महीने में अध्ययन किया। ये वे लोग हैं जो दूसरों की कही सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं, जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, जो अहंकार में डूबे रहते हैं और जो ये मानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। ये सूची उन लोगों से भरी है जो ऐसे काम करते हैं जिन्हें एक पल के लिए भी सोचा जाए तो मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। उन्होंने उस खच्चर वाले आदमी और अंगूठी ढूंढने वाले व्यक्ति का किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, और इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो ये सोच रहे थे कि मैं 10,000 अशर्फिया लेकर भाग गया हूं, क्योंकि वे अपनी छोटी सोच से आगे देख ही नहीं सकते। अब अकबर के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह एक गहरी समझ और प्रशंसा ले रही थी। वो वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से बुद्धिमान या मूर्ख नहीं होता। बुद्धि और मूर्खता हमारे कर्मों में बसती है, हमारे व्यक्तित्व में नहीं। जब हम विवेक, तर्क और भलाई से कोई काम करते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, और जब हम अहंकार, लालच या अज्ञानता में कोई काम करते हैं तो हम मूर्ख बन जाते हैं। ये सूचियां पत्थर की लकीर नहीं है। इस मोटी किताब का कोई भी व्यक्ति अपने एक अच्छे काम से पतली किताब में आ सकता है, और पतली किताब का व्यक्ति अपनी एक गलती से मोटी किताब में जा सकता है। असल में ये गिनती का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का विषय है। बीरबल की बात खत्म होते ही शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे और जोर जोर से हंसने लगे। उनका अट्टहास पूरे दीवान खास में गूंज उठा। उनके दरबारी, जो पल भर पहले बीरबल को सूली पर चढ़ाने को तैयार थे, अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अकबर ने हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने न सिर्फ हमारे असंभव सवाल का एक शानदार जवाब दिया, बल्कि हम सबको एक ऐसा आईना दिखाया है जिसमें हम सब अपनी असलियत देख सकते हैं। तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने और जीवन के सत्य को समझने में है। शहंशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपने गले का कीमती मोतियों का हार उतारकर उनके गले में डाल दिया। ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है, और जो 10,000 अशर्फिया हमने तुम्हें दी थी, वो भी तुम्हारी ही है। तुमने उन अशर्फियों का सबसे अच्छा उपयोग किया है। तुमने उनसे हमें एक अमूल्य सबक सिखाया है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य षड्यंत्रकारी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें आज समझ आया था कि बीरबल की जगह अकबर के दिल में क्यों इतनी खास थी। बीरबल केवल एक हाजिर जवाब सलाहकार नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे जो सबसे जटिल समस्याओं को भी सरलता और गहराई से सुलझा सकते थे। उस दिन के बाद दीवान खास में फिर कभी ये बहस नहीं हुई कि कौन कितना बुद्धिमान है, क्योंकि बीरबल ने सबको समझा दिया था कि हर किसी के अंदर एक बुद्धिमान और एक मूर्ख दोनों बसते हैं। चुनाव हमारा है कि हम किसे अपने कर्मों पर हावी होने देते हैं। कहानी 6। एक सुबह दरबार में हलचल थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की भीड़ उनके चारों ओर थी। बीरबल भी अपनी सामान्य मुस्कान के साथ बैठे थे। तभी अचानक अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, बीरबल, अब बहुत हो गया तुम्हारे चतुराई के किस्सों का गुणगान। आज मैं तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूं।
पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बीरबल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। अकबर ने आंखें संकुचित की और बोले, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो 3 काम करके दिखाओ, जिनके लिए इंसान को या तो मूर्ख होना चाहिए या दिव्य चमत्कारी। बीरबल चौंका नहीं, बल्कि सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आदेश की प्रतीक्षा है। अकबर ने 3 शर्तें रखी। 1, ऐसा आदमी खोजो जो सोते सोते कमाई करता हो। 2, ऐसी जगह लाओ जहां दूसरों के बिना चले भी नहीं चला जा सके। 3, ऐसा सच कहो जो सुनकर हर कोई हंस पड़े मगर वो झूठ न लगे। दरबार में ठहाके गूंज उठे। ये तो नामुमकिन सा लग रहा था। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास पूरे 3 दिन हैं बीरबल। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, स्वीकार है जहांपनाह। बीरबल अगले दिन सुबह ही शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने कारीगरों से लेकर साधुओं तक से सवाल किए। कई घंटों की खोजबीन के बाद बीरबल एक छोटे घर में पहुंचे जहां एक मालिश वाला हकीम रहता था। नाम था जहीर। बीरबल ने पूछा, तुम क्या करते हो? जहीर बोला, मैं दिन भर लोगों की मालिश करता हूं, रात को थक कर सो जाता हूं। लेकिन एक बात है। क्या? बीरबल ने पूछा, मैंने ऐसा नुस्खा बना रखा है कि लोग मेरी नींद की दवाइयां भी खरीद लेते हैं, और जब मैं सोता हूं तब भी लोग मेरी बनाई दवाओं की बिक्री करते हैं। मेरी कमाई चलती रहती है। बीरबल मुस्कुराए, यानी तुम सोते सोते भी कमाते हो। अगले दिन बीरबल जहीर को लेकर दरबार में पहुंचे और पूरी बात बताई। अकबर ने जहीर से पूछा, क्या यह सच है? जहीर ने जवाब दिया, हां हुजूर, मैं सो रहा होता हूं, लेकिन मेरी औषधियां मेरे नाम पर बिकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। पहला काम पूरा हुआ। बीरबल अब दूसरी चुनौती की ओर बढ़े। 2 दिन तक वो सोचते रहे। फिर तीसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने एक योजना बनाई और दरबार में जाने से पहले एक पालकी मंगवाई। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने वो स्थान खोज लिया है जहां बिना दूसरों की मदद के कोई नहीं जा सकता। अकबर बोले, अच्छा, कहाँ है वो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपको अभी वहां चलना होगा। राजा हैरान तो थे, लेकिन राजी हो गए। बीरबल ने उन्हें पालकी में बैठाया और 4 आदमी पालकी उठाकर एक पार्कनुमा जगह की ओर चल पड़े। जब कुछ दूरी तय हो गई, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये वो जगह है, पालकी। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, ये वही जगह है जहां आप अकेले नहीं जा सकते। ये तभी चल सकती है जब 4 लोग इसे उठाएं। आप चाहे भी तो अकेले चल नहीं सकते। पूरा दरबार जो साथ चल रहा था, ठहाकों में गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो कमाल कर गए। दूसरा काम भी पूरा। अब रह गया था सबसे कठिन काम। ऐसा सच बोलना जो लगे कि मजाक है लेकिन हो हकीकत, और सबको हंसी भी आ जाए। बीरबल ने उस रात एक चिट्ठी तैयार की। दूसरे दिन दरबार में भीड़ लगी थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। बीरबल ने चिट्ठी अकबर को सौंपते हुए कहा, हुजूर, इसे पढ़िए। ये तीसरे काम का उत्तर है। अकबर ने पढ़ा, दरबार में ऐसा एक व्यक्ति है जो रोज झूठ बोलता है, फिर भी लोग उसे सबसे सच्चा मानते हैं। उसका पेट राजा के खजाने से भरता है, फिर भी वो कहता है कि वो जनता का सेवक है। वो खुद को सबका न्यायप्रिय कहता है, लेकिन हर बार जो बीरबल कहे वही फैसला होता है। दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस पत्र में आप ही की बात की गई है। अकबर पहले कुछ क्षण गंभीर रहे, फिर हंस पड़े। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कहा भी सच, हंसाया भी, और मेरी भी आदतों का आईना दिखा दिया। तीसरा काम भी पूरा।
अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आकर बोले, बीरबल, तुमने तीनों असंभव कार्य कर दिखाए। ये सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि साहस, समझ और सत्य की जीत है। बीरबल झुक गए। अकबर ने ऐलान किया, आज से बीरबल को राजविद्वान की उपाधि दी जाती है और विशेष रूप से उनके सम्मान में दरबार का एक वार्षिक दिन बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल की बुद्धि, हास्य और सच्चाई ने फिर से सबका दिल जीत लिया था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी बुद्धि, विनम्रता और सत्य के बल पर हल की जा सकती है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची चतुराई वही है जो दूसरों को हंसाकर सोचने पर मजबूर कर दे और फिर भी किसी का अपमान न हो। कुछ ही हफ्ते बीते थे बीरबल की शानदार जीत के बाद। दरबार में सभी दरबारी बीरबल की वाहवाही कर रहे थे। कहीं उनके किस्से गली-गली में गूंज रहे थे, तो कहीं नाटक बन रहे थे। लेकिन ये सब देखकर कुछ दरबारी, खासकर राजा की प्रिय लेकिन ईर्ष्यालु मंत्री फिरोज खान जल भुन गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही चमकते रहे तो हम जैसे लोगों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। एक दिन उसने अकबर से अकेले में बात की और कहा, जहांपनाह, बीरबल जरूर चतुर हैं, परंतु उन्हें हर बार ऐसी परीक्षाएं मिलती है जो उनकी शैली के अनुसार हों। क्यों ना आप एक बार उन्हें एक ऐसी परीक्षा दें जो न हंसी में टाली जा सके और न चतुराई से टाली जा सके। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। ठीक है फिरोज खान, अगली परीक्षा में बीरबल को खुद के खिलाफ ही लड़ना होगा। अगले दिन दरबार में सब लोग मौजूद थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, इस बार की परीक्षा पहले से भी कठिन है। तुम्हें अब एक ऐसा काम करना है जिससे तुम खुद को झूठा, मूर्ख और गलत साबित कर दो। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, हुजूर, ये तो आत्मविनाश की ओर ले जाने वाली बात हुई। अकबर बोले, बिल्कुल, लेकिन शर्त यही है कि तुम खुद को झूठा साबित करो और फिर भी लोगों की नजरों में ईमानदार और समझदार बने रहो। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चुनौती स्वीकार है, मैं कल जवाब दूंगा। बीरबल अगली सुबह कुछ लोगों को लेकर दरबार में पहुंचे। उनमें एक व्यापारी, एक साधु और एक सैनिक था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने आज खुद पर 3 आरोप लगाए हैं, इन्हें सुनिए। 1, मैंने इस व्यापारी से रिश्वत ली है। 2, मैंने इस साधु को जेल में डलवाया था क्योंकि उसने मेरे पिता को गालियां दी थी। 3, मैंने इस सैनिक को एक बार जानबूझकर जंग में पीछे हटने का आदेश दिया। पूरा दरबार हैरान। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, ये सब सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं हुजूर, तीनों ही लोग इसे झूठ मानते हैं और मैं स्वयं कह रहा हूं कि ये सच है। तो अब फैसला कीजिए, मैं झूठा हूं या सच्चा? अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर ये झूठ है तो तुमने झूठ बोला, तुम झूठे हुए। अगर ये सच है तो तुमने ईमानदारी से खुद को दोषी बताया, तब भी तुम बहादुर और सच्चे हुए। पूरा दरबार चुप। और फिर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने खुद को झूठा साबित कर दिया और फिर भी तुम सबसे सच्चे लगे। बीरबल, ये परीक्षा भी तुमने पार कर ली। बीरबल ने वहीं खड़े होकर एक और बात जोड़ी, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक और सच उजागर करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, आपकी ये परीक्षा एक दरबारी की योजना थी। नाम है फिरोज खान। उसने सोचा था कि अगर मैं खुद को झूठा साबित कर दूंगा तो मेरा मान कम हो जाएगा। अकबर ने क्रोध में फिरोज खान की ओर देखा। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई आदमी खुद पर झूठे आरोप लगाता है और फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या वो वास्तव में झूठा हो सकता है? अकबर बोले, नहीं, वो सबसे सच्चा है। बीरबल मुस्कुराए। तो फिरोज खान का षड्यंत्र भी विफल हुआ। अकबर ने फिरोज खान को चेतावनी दी और कहा,
अगर फिर से दरबार में ईर्ष्या की राजनीति हुई तो सजा मिलेगी। बीरबल इस दरबार का गौरव है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और एक विशेष घोषणा की। आज से हर वर्ष दरबार में बुद्धि दिवस मनाया जाएगा, जहां सबसे कठिन प्रश्न रखे जाएंगे और बीरबल जैसे ज्ञानी उनका उत्तर देंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह आपका सम्मान है, लेकिन मैं सिर्फ एक सेवक हूं जो सत्य और न्याय की राह पर चलता है। सीख। इस भाग की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा व्यक्ति कभी अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से नहीं डरता। वो चाहे खुद को गलत कहे, पर सच्चाई उसकी आंखों में झलकती है। बुद्धिमानी वही है जो विनम्रता और सत्य के साथ चले, न कि चतुराई से दूसरों को गिराकर। कहानी 7। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूर दराज से एक अमीर व्यापारी आया। नाम था भानुराज सेठ। वस्त्र रेशमी, गहने कीमती और बोलने का अंदाज ऐसा जैसे सबको खरीद सकता हो। दरबार में पहुंचते ही उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं जिसने कई देशों की यात्रा की है। मैं आपकी राजधानी में व्यापार करना चाहता हूं, पर पहले मैं एक विशेष सौदा करना चाहता हूं जिससे मैं राजा का सच्चा सहयोगी बन सकूं। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हुए। बीरबल चुपचाप बैठे थे। उन्होंने व्यापारी की आंखों में झलकते लालच को साफ देख लिया था, लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर बोले, ठीक है, बताओ क्या सौदा करना चाहते हो? व्यापारी बोला, महाराज, मेरे पास एक चमत्कारी सोने की मूर्ति है जिसे घर में रख दिया जाए तो धन वर्षा होती है। मैं उसे सिर्फ आपके दरबार में ही बेचना चाहता हूं, लेकिन जो भी खरीदे उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मुझे पहले देनी होंगी। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने पूछा, क्या आपने खुद इसका प्रयोग किया है? सेठ बोला, जी हां, तभी तो मैं इतना धनवान बना हूं। बीरबल मुस्कराए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। अकबर को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कई दरबारी उत्सुक हो उठे। एक दरबारी ने पूछा, मूर्ति दिखाइए। भानुराज ने रेशमी कपड़े में लिपटी एक छोटी सी सोने की मूर्ति निकाली। उसकी चमक सच में आकर्षक थी। अब खबर फैल गई कि दरबार में एक मूर्ति आई है जो धन वर्षा कर सकती है। कई अमीर व्यापारियों, साहूकारों और यहां तक कि कुछ दरबारियों ने भी उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। हर कोई चाहता था वो मूर्ति उसके घर में जाए। बीरबल को बात कुछ हजम नहीं हुई। वो जानते थे, जहां मुफ्त में धन की बात हो, वहां लालच जरूर छिपा होता है। उसी शाम बीरबल भेष बदलकर उस व्यापारी की सराय पहुंचे और उसके नौकरों की बातचीत को छिपकर सुनने लगे। नौकर आपस में बात कर रहे थे, सेठ जी इस बार बड़ी कमाई करेंगे। मूर्ति तो बस पीतल की है, ऊपर से सोने की परत चढ़वाई है। मूर्ख दरबारी खुद ही 500 से 500 सोने के सिक्के थमा देंगे। बीरबल मुस्कराए, तो ये है असली माजरा। अब इस व्यापारी को ऐसा सबक सिखाना है जो जिंदगी भर याद रहे। अगले दिन दरबार में फिर से सभा लगी। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मैं भी उस मूर्ति को खरीदना चाहता हूं और मैं उसे खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। पूरे दरबार में हल्ला मच गया। सबको लगा, जब बीरबल ही खरीदना चाहते हैं तो मूर्ति सचमुच चमत्कारी होगी। भानुराज सेठ भी खुश हो गया। मूर्ति आपकी हुई, बीरबल जी, बस पहले 1000 सिक्के दीजिए। बीरबल बोले, हां, लेकिन मैं एक शर्त पर मूर्ति खरीदूंगा। मैं इसे पहले 3 दिन अपने घर में रखूंगा और अगर 3 दिन में धन की वर्षा नहीं हुई तो मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। सेठ घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हां हां, बिल्कुल, धन की वर्षा जरूर होगी। बीरबल बोले, तो ठीक है, मूर्ति मुझे दे दीजिए। मैं इसे 3 दिन तक बंद कमरे में रखूंगा। सेठ ने सोचा, कोई चमत्कार तो होने नहीं वाला, पर बीरबल भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए, मूर्ति को लेकर।
लेकिन इस बार मूर्ति के गले में एक छोटी सी पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, मैं झूठ हूं। जिसने भी मुझ पर विश्वास किया उसने मूर्खता की। अकबर चौंक गए, बोले, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्ति मेरे घर 3 दिन रही। मैंने उसके सामने दिए जलाए, पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन न धन वर्षा हुई न कोई चमत्कार। बल्कि मैंने इसकी परत को खुरच कर देखा। ये तो पीतल है, सोना सिर्फ ऊपर ऊपर लगाया गया है। बीरबल ने दरबार के सामने मूर्ति को खुरच कर दिखाया। सोने की परत उतर गई और पीतल झलकने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, ये व्यापारी लोगों के लालच का फायदा उठाकर ठगी करता है। इसकी मूर्ति नकली है और ये पूरे दरबार को मूर्ख बना रहा है। अगर मैंने इसे ना खरीदा होता तो शायद कई भोले लोग इसके जाल में फंस जाते। अकबर क्रोधित हो उठे, सिपाही, इस ठग व्यापारी को पकड़ लो और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर जन कल्याण कोष में डाल दो। भानुराज सेठ गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस। बीरबल बोले, मूर्खता एक बार होती है, लालच बार बार। लेकिन जब लालच लोगों को ठगने लगे तो वो अपराध बन जाता है। भानुराज सेठ को जेल भेज दिया गया। उसके सारे गहने, जमीन और सोने की रकम जब्त करके राजधानी के अनाथालय, विधवा सहायता केंद्र और वृद्धाश्रमों को वितरित की गई। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, कोई भी चमत्कार तब तक चमत्कार नहीं होता जब तक उसे विज्ञान और सत्य साबित न करे। लालच में अंधा मत बनो, वरना ठग हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमते रहेंगे। बीरबल ने भी दरबार से बाहर आकर लोगों को संबोधित किया, ध्यान रखिए, जो वस्तु ज्यादा लाभ का वादा करती है उसमें सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। बुद्धिमानी यही है कि तर्क, ज्ञान और धैर्य से ही निर्णय ले। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा धोखे का हाथ पकड़ कर आता है। दिखावे की चकाचौंध से सच्चाई नहीं झलकती। असली मूल्य परखने में है, देखने में नहीं। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और तर्क से ही हम अपने समाज को ठगी से बचा सकते हैं। कहानी 8। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने एक अजीब सा दावा किया, जहांपनाह, मैं दुनिया का अकेला आदमी हूं जो कभी सच नहीं बोलता। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन उस आदमी का चेहरा गंभीर था। अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? वो बोला, मतलब साफ है जहांपनाह, मैं हर बात में झूठ बोलता हूं। चाहे आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं कभी भी सच नहीं बोलूंगा। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इसका सच जान सकते हो? क्या तुम इसे ऐसा कुछ कहने को मजबूर कर सकते हो जिसमें ये झूठ बोल ही न पाए? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये काम इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी योजना बनानी पड़ेगी। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम हर बात में झूठ ही बोलते हो तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। वो व्यक्ति बोला, बिल्कुल, आप जो चाहे पूछ लीजिए, मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम कभी भी सच नहीं बोलते तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम कह रहे हो मैं झूठा हूं तो वो बात भी झूठ है, यानी तुम सच बोलते हो। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा, लेकिन झूठा आदमी चुपचाप खड़ा रहा। वो बोला, बीरबल जी, तर्क से आप मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं बातों में ऐसा उलझा सकता हूं कि सच्चे लोग भी झूठे लगे। बीरबल गंभीर हो गए। अब उन्हें इसे किसी चाल से पकड़ना था। अगले दिन बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, मुझे इस आदमी को एक दिन के लिए मेरी सेवा में दीजिए। मैं इसे न्यायालय में ले जाऊंगा और वहां इसके झूठ का फैसला होगा। राजा ने आज्ञा दी। बीरबल उस व्यक्ति को लेकर नगर के छोटे न्यायालय में पहुंचे। वहां पहले से एक भीड़ जमा थी। बीरबल ने सबके सामने ऐलान किया, यह आदमी दावा करता है कि यह कभी भी सच नहीं बोलता।
आज हम इसे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर झूठ में नहीं दिया जा सकता। बीरबल ने पूछा, क्या तुम कल मेरे घर आए थे? वो आदमी बोला, हाँ। बीरबल बोले, लेकिन मैं तो कल कहीं बाहर था। अगर तुम आए थे तो किससे मिले? वो बोला, आपके नौकर से मिला था। बीरबल ने कहा, अच्छा, नौकर तो छुट्टी पर था। अब बोलो, किससे मिला? अब वो थोड़ा चकराया, लेकिन जल्दी ही बोला, मैं सिर्फ आपके दरवाजे पर आया था, किसी से नहीं मिला। बीरबल मुस्कराए, तो क्या तुम अब भी कह सकते हो कि तुम हर बार झूठ बोलते हो? झूठा आदमी थोड़ा हंसा, हां, मैंने तो फिर भी झूठ ही बोला। भीड़ में हंसी गूंजने लगी। बीरबल ने सोचा कि सामान्य तर्क से ये पकड़ा नहीं जाएगा, अब कुछ अलग करना होगा। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम आओ तो दरवाजे पर खड़े होकर केवल एक वाक्य बोलोगे, और वो वाक्य सच और झूठ दोनों हो, ऐसा कुछ। झूठा व्यक्ति चौंका, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात या तो सच होगी या झूठ। बीरबल ने कहा, यही तो परीक्षा है। अगर तुम सच में कभी भी सच नहीं बोलते तो तुम ये भी कर सकते हो। झूठा व्यक्ति राजी हो गया। अगली सुबह झूठा व्यक्ति बीरबल के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर से बोला, मैं अभी मर जाऊंगा। बीरबल दरवाजे पर आए और बोले, अब तू फंस गया। वो चौंका, कैसे? बीरबल बोले, अगर तू मर गया तो तूने सच कहा, यानी तुमने सच बोला, और अगर तू नहीं मरा तो तूने झूठ बोला, जैसा तुम दावा करते हो। लेकिन इस बार तेरा झूठ साबित हुआ, इसलिए तूने अब झूठ बोला कि तू हमेशा झूठ बोलता है। झूठा व्यक्ति हैरान रह गया। पहली बार उसके चेहरे पर संकोच की रेखा दिखी। अब बीरबल ने एक अंतिम चाल चली। उन्होंने उस व्यक्ति को दरबार में लाकर राजा के सामने खड़ा किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस आदमी ने आज सच बोला है, इसलिए इसका दावा झूठा सिद्ध हुआ कि ये कभी सच नहीं बोलता। ये अब स्वीकार करेगा कि ये कभी कभी सच भी बोलता है। अकबर ने कहा, बताओ, क्या तुमने आज सच बोला? वो व्यक्ति धीरे से बोला, हां, मैंने आज सच बोला। बीरबल मुस्कराए। अब ये आदमी झूठा नहीं रहा, बल्कि सामान्य आदमी बन गया है, कभी सच कभी झूठ। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर एक बार कमाल कर दिया। तुमने इसे मजबूर कर दिया कि वो अपने झूठ से बाहर निकले। उस व्यक्ति ने राजा से माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा दावा करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह घेर सकता है। अकबर ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अगर बीरबल जैसा मंत्री हो तो कोई भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, झूठ को हराने के लिए तलवार नहीं, सोच की धार चाहिए। सीख, झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर बुद्धि और धैर्य से सामना किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई और सच्चाई मिलकर हर असत्य को पराजित कर सकती है। कहानी 9। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई विशेष बात होती थी। कोई सवाल, कोई न्याय या कोई बहस। लेकिन एक दिन दरबार में आया एक अजीब व्यक्ति जिसने अपने ही अंदाज में सबका ध्यान खींचा। वो एक पंडित था, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में कई मालाएं, हाथ में मोटा ग्रंथ और होठों पर ताना भरी मुस्कान। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, इस दरबार में कोई भी मेरे ज्ञान के सामने टिक नहीं सकता, बीरबल भी नहीं। बीरबल मुस्कराए। अकबर थोड़ा चौंके। राजा ने कहा, बोलो पंडित जी, आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? पंडित गर्व से बोला, मैं वेदों, पुराणों, खगोल, ज्योतिष और दर्शन का ज्ञाता हूं। बीरबल तर्क से जीतता है, लेकिन मैं उसे तर्क में भी हरा सकता हूं। मैं राजा बनने लायक हूं, बीरबल मंत्री लायक भी नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
बीरबल ने शांति से कहा, पंडित जी, राजा बनना सरल नहीं। उसमें ज्ञान से अधिक विवेक, संयम और न्याय की समझ चाहिए। पंडित बोला, तो मुझे एक दिन के लिए राजा बना दो। मैं दिखा दूंगा कि मैं आपसे और अकबर से अच्छा शासक हूं। अकबर को मजा आने लगा। बीरबल, क्या कहते हो? इस पंडित को एक दिन का राजा बना दिया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये पंडित स्वयं को इतना योग्य मानते हैं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए। बस शर्त यह होगी कि उस एक दिन में जो होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। पंडित हंस पड़ा, स्वीकार है। अगले दिन दरबार विशेष रूप से सजाया गया। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर पंडित को बैठाया। बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा, महाराज पंडित, आज पूरा राज्य आपके अधीन है। जो भी आदेश देंगे वो माना जाएगा। पंडित फूलकर कुप्पा हो गया। उसने सबसे पहले ऐलान किया, मेरे दरबार में केवल ब्राह्मणों को आने की अनुमति है। शूद्रों, व्यापारियों और अन्य जातियों को बाहर रखा जाए। बीरबल चौंके। अकबर ने चुपचाप देखा। इसके बाद पंडित ने कहा, सभी कर, टैक्स बढ़ा दिए जाए। जो नहीं दे उसका घर जब्त कर लिया जाए। अब जनता में खलबली मच गई। एक बूढ़ी महिला दरबार में पहुंची। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे की फसल बर्बाद हो गई। कर नहीं दे सकती। पंडित गर्जा, कर नहीं दोगी तो घर छीन लेंगे। यही न्याय है। बीरबल धीरे से बोले, महाराज, करुणा भी न्याय का भाग होती है। पंडित बोला, तुम मुझे मत सिखाओ बीरबल, आज मैं राजा हूं। उसी दिन उसने एक व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाकर उसका सामान जब्त करवा लिया, केवल इसलिए कि वो वैश्य था। राज्य में अजीब अजीब नियम लागू हो गए। शूद्रों पर बाजार में प्रवेश पर रोक, हर जाति को अलग अलग वस्त्र पहनने का आदेश, ज्योतिष के अनुसार फैसले, तर्क और सबूत का महत्व खत्म। लोग बीरबल के पास आए और बोले, मंत्री जी, ये तो अंधेर नगरी बन गई है। बीरबल ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सूरज डूबेगा तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। एक किसान की गाय चोरी हो गई। उसने दरबार में शिकायत की। पंडित ने पंचांग निकाला और देखकर बोला, गाय अशुभ समय में निकली होगी। उसका भाग्य ही ऐसा था। कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अब बीरबल खड़ा हुआ और बोला, महाराज, क्या राजा का काम न्याय है या भाग्य बताना? पंडित चिढ़ गया, मेरे निर्णय को चुनौती मत दो। अब बीरबल ने पंडित को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने पंडित से कहा, महाराज, आपके निर्णयों से जनता में असंतोष फैल रहा है। यदि आप न्यायपूर्ण राजा हैं तो हम एक जनमत कराते हैं। लोग गुप्त रूप से बताएंगे कि वे आपके राज से संतुष्ट है या नहीं। पंडित बोला, करो, मुझे पूरा भरोसा है। बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई, राजा के शासन से संतुष्ट हो तो एक पत्थर मंदिर के आंगन में रखें, असंतुष्ट हो तो काले रंग का कंकड़ रखें। सुबह मंदिर का आंगन काले कंकड़ों से भरा था। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल ने कहा, महाराज पंडित, जनता का मत आ चुका है, अब आप कृपया सिंहासन लौटाएं। पंडित सिर झुकाकर बोला, मैं मूर्खता में राजा बनने चला था। मुझे ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं। अकबर ने सिंहासन वापस लिया और बोले, राजा बनने के लिए केवल शास्त्र नहीं, व्यवहारिक ज्ञान और करुणा चाहिए। बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि वही सच्चे मंत्री हैं। पंडित ने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे नीचा नहीं दिखाया बल्कि ऊंचा बना दिया। अब मैं ज्ञान से पहले विनम्रता सीखूंगा। बीरबल मुस्कराए, जो घमंड छोड़ दे वही सच्चा ज्ञानी होता है। सीख, ज्ञान का घमंड अंधा कर देता है। राजा बनने के लिए केवल पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, बल्कि दया, न्याय और संयम भी जरूरी है। बीरबल ने बिना अपमान किए एक घमंडी को उसके कर्मों का आईना दिखा दिया।